तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट का चैप्टर 5, ऑडिट फॉर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो चैप्टर है सारा हमारा असर्शंस पे बेस्ड है। असर्शन का जो शॉर्ट या हमने थोड़ा सा ब्रीफ ले लिया था चैप्टर 4 में, तो इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे असर्शंस के बारे में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे नोट्स होते हैं हमारे, जो सारे हमारे वीडियोस के लिंक्स होते हैं, मोस्टली आपको अपडेट्स मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से अगर आपको अच्छे से आपको सेक्शन नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक पे, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बेटर है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे हमारे नोट्स थोड़े टेलीग्राम चैनल के थोड़े बाद आते हैं। मतलब अभी 4th चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ है तो उसके नोट्स थोड़े बाद में अपलोड होंगे यूट्यूब पे, एज कम्पेयर टू टेलीग्राम चैनल पे जैसे वीडियो अपलोड होता है वैसे ही हम नोट्स डाल देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो कंप्राइज करती है वेरियस, जो सारे एंटिटी के जितने भी ट्रांजैक्शन, सब चीजों को वो कंप्राइज करती है, उसमें वेरियस चीजें बनती हैं। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उन्हीं को ऑडिट करना होता है ऑडिटर को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो हर एक हेड रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आती है, बैलेंस शीट आती है, पीएनएल आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है। तो उसमें जो हर एक हेड होता है ना, उसके भी अलग अलग असर्शंस होते हैं। असर्शन को हम एक बार देखते हैं असर्शंस का क्या मीनिंग होता है। तो देखते हैं इसमें डेफिनेशन ऑफ असर्शंस। डेफिनेशन ऑफ असर्शन, it refers to the representations by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider different types of potential misstatements that may occur। अब इसका क्या मतलब है, ऊपर से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर इसका एक बार एग्जांपल देखते हैं। तो वेरियस टाइप के जो हमारे एक्सप्लिसिट या अदरवाइज रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशंस का क्या मतलब है, जैसे मैनेजमेंट ने अपनी जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें उन्होंने मशीनरी दिखा रखी है। तो मशीनरी उन्होंने दिखा रखी है 5 लाख की। तो इस मशीनरी को दिखा के वो क्या इम्प्लाई करते हैं, वो इम्प्लाई करते हैं कि उनकी जो ये मशीनरी है उनके पास ये लीज नहीं है, उनके पास सारे ऑब्लिगेशन, सारे राइट्स हैं उसके, और जो एग्जिस्टेंस है उसका वो मशीनरी है, और सारी जो मशीनरी, जितने टाइप की मशीनरी, वो इस 5 लाख में कवर हो जाती है इस अमाउंट में। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप की इम्प्लीकेशंस हैं जो मैनेजमेंट मेक करता है जब वो ऐसी चीजें रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल से हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्लीटनेस को। जैसे हमारी डिफरेंट टाइप्स की मशीनरीज है, मशीनरी को अगर हम एक कैटेगरी में डालें तो मशीनरी मिला जुला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्होंने 5 लाख की दिखा रखी है। तो इसमें कंप्लीटनेस ये है कि जो सारी मशीनरी है वो इन्होंने दिखा रखी है कि नहीं, मतलब जो सारी मशीनरी है उसका अमाउंट आ गया कि नहीं इसमें, जितनी भी टाइप की मशीनरी है इस पे। तो वो हो गया कंप्लीटनेस। अब नेक्स्ट इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस। जैसे जो इन्होंने मशीनरी दिखा रखी है इसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं, या इतनी अमाउंट की मशीनरी है तो इनके पास 2.5 2,50,000 की, पर इन्होंने दिखा रखी है 5 लाख की। तो ये हो गया हमारा, इन्होंने मशीनरी ओवर वैल्यू कर रखी है। तो एग्जिस्टेंस भी हो सकता है ना कि इनके पास है तो इतनी पर इन्होंने दिखा इतने की रही है, तो ये हो जाता है। अब वैल्यूएशन आ जाता है, वही सेम वैल्यूएशन अगर इन्होंने कम कर रखी है, दिखा ज्यादा रखी है, या अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड वैल्यूएशन मेजरमेंट। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी आ जाता है इसमें, जैसे कि राइट्स हैं हमारे पास इसके, हम ओन करते हैं इस बिल्डिंग को, हमने खरीदी हुई है, या फिर हमारे पास इसके सारे राइट्स हैं। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में आ जाता है कि जो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीनरी ले रखी है वो आपने डिस्क्लोज करी कि नहीं। अगर कोई मशीनरी आपकी लिटिगेशन में है, किसी कोई क्लेम्स में फंसी हुई है, तो आपको दिखाना होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होते हैं। 2 एग्जांपल्स और लेते हैं एक बार। जैसे आप कट ऑफ के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कट ऑफ का क्या मतलब होता है, कट ऑफ का मतलब होता है जैसे ये पीरियड है हमारा जिसमें फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ये हमारे 2 डिफरेंट पीरियड्स है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा जो प्रीवियस पीरियड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे और जो करंट पीरियड के होंगे उनमें जो कट ऑफ होगा, मतलब यहां से जो जैसे मार्च 31 को अगर कट ऑफ हो रहा है तो इधर के जो ट्रांजैक्शन है वो इधर ही रहे, और इधर के जो ट्रांजैक्शंस है वो इधर ही रहे। मतलब बीच में कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए दोनों ईयर्स के बीच में, दोनों पीरियड्स के बीच में, ताकि डिफरेंट ईयर्स को आप कंपेयर कर सको और आप उनको अच्छे से अकाउंट फॉर कर सको, ताकि
क्योंकि अगर आप मिक्स करोगे, यहाँ तक के ट्रांजैक्शन आ रहे हैं इसमें यहाँ तक के आ रहे हैं, तो ये एक तरह से एक्यूरेट नहीं होगा, आप क्लोज नहीं कर रहे बुक्स सही टाइम पे, तो इसको बोलते हैं कट ऑफ। एक एक करके इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल है वही, इफ कंपनीज एक्स बैलेंसेस शीट shows building with carrying amount of 50 lakh, the auditor shall assume that management has asserted that the building recognized in the balance sheet exists as the period end, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है पीरियड एंड पे, और कंपनी एक्स ओन्स देन कंट्रोल्स द बिल्डिंग, वो ओन और कंट्रोल करती है, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ गया इसमें। नेक्स्ट है बिल्डिंग हैज वैल्यूड एक्यूरेटली इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तो इसमें वैल्यूएशन आ गया, मतलब जो वैल्यूएशन है वो कंपनी की सही है कि नहीं। ऑल बिल्डिंग्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कंपनी आर इंक्लूडेड विद इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 लाख, मतलब कंप्लीटनेस आ गया इसमें, मतलब जो सारी बिल्डिंग्स ओन कर रही है इन्होंने एक्स कंपनी ने, ये सारी दिखा रहे हैं कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, जो इनकम स्टेटमेंट के कैप्शंस होते हैं उनमें जो रेवेन्यू और एक्सपेंस बैलेंसेस होते हैं उनमें हम क्या क्या असर्शंस देखते हैं। इसमें आता है अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब सबसे पहले अकरेंस में हम क्या देखते हैं, अकरेंस में हम ये देखते हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव अकर्ड एंड रिलेट टू द एंटिटी, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिकॉग्नाइज हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांजैक्शंस, वो असली में अकर हुए कि नहीं, वो सही है कि नहीं, मतलब वो रियल है कि नहीं, अकरेंस हुआ है कि नहीं उनका। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, employee benefit expenses has been incurred during the period in respect of personal employed by entity. Employee benefit expense does not include the cost of any unauthorized personnel, मतलब आपके पास 50 एम्प्लॉयज है, तो इन 50 एम्प्लॉयज का ही जो आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ये रिकॉर्ड कर रखा है, ना कि आपने से 55 लोगों को कर रखा है और इसमें 5 लोग जो हैं वो अनऑथराइज पर्सनल है। ऐसा ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने एम्प्लॉय या जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो रहा है वो इनसे रिलेट करता है कि नहीं, मतलब इसका अकरेंस जो है वो सच में अकर हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉर्डेड सेल रिप्रेजेंट्स गुड्स विच वर ऑर्डर्ड बाय वैलिड कस्टमर्स एंड वर डिस्पैच्ड एंड इनवॉइस्ड बाय इन द पीरियड, मतलब जो सेल्स हैं वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए वही ऑर्डर्स जो वैलिड कस्टमर ने दिए हैं और इनवॉइस करें ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये अकरेंस से रिलेटेड हो जाता है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस में क्या आता है, ऑल ट्रांजैक्शन दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट ओमिशन, मतलब जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं विदाउट एनी ओमिशन, मतलब कोई ओमिशन नहीं हुआ है उसमें, मतलब जितना हमने एक्सपेंस किया है एम्प्लॉय बेनिफिट में, जितने हमने सेल्स करे सब रिकॉर्ड हो गए हैं, कुछ छूटा नहीं है उसमें। कट ऑफ देखते हैं, कट ऑफ आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो कट ऑफ इज टू इवेल्युएट वेदर ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिपोर्टेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब जो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, जैसे मैंने बनाया था 2 फाइनेंशियल ईयर्स हैं, उनके बीच में एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है और यहाँ के ट्रांजैक्शंस इधर ही रहने चाहिए, यहाँ के ट्रांजैक्शन इधर ही रहने चाहिए, इन दोनों में एक दूसरे के ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए, मतलब इस पीरियड को एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, इन्हें बुक्स यहाँ पर क्लोज कर देनी चाहिए, और एक कट ऑफ पॉइंट मतलब बीच में इन दोनों के डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर जो नेक्स्ट डे से ट्रांजैक्शन है वो नेक्स्ट ईयर के हो गए, वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होंगे, वो करंट ईयर में नहीं हो सकते। Cut off is separate assertion because the substantive procedures to verify it typically different from the applied to other components of completeness. अब कट ऑफ क्यों है, क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि कंप्लीटनेस से अलग है। कट ऑफ का मतलब होता है कि आप सही डेट पे रिकॉर्ड करें कि नहीं, तो इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड रिलेट्स टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय ने किसी एम्प्लॉय को आपने इनकर करा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑन से March 31 और फिर 1 अप्रैल को भी आप इनकर कर रहे हो और आप दोनों को ही फर्स्ट मतलब करंट पीरियड में डाल रहे हो, पर ये नहीं, आपको यहाँ कट ऑफ देना है, तो ये नेक्स्ट पीरियड में जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा।
तो सेल्स की भी सेम है, अगर आपने यहाँ बुक्स क्लोज कर दिए तो इधर बुक्स क्लोज हो जाएंगी 1 अप्रैल की, कोई सेल्स आप इंक्लूड नहीं करोगे करंट पीरियड में। अब मेजरमेंट में क्या आता है, ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एट देयर अप्रोप्रिएट अमाउंट्स, देयर हैव बीन नो एरर्स while preparing documents or in posting transactions to ledger. The figures and explanations are not misstated in the financial statements. अब जो आपने मेजरमेंट करा है, जो भी आपने मेजरमेंट करा है, जो आपने सारी कैलकुलेशंस करी वो सही है कि नहीं, उनकी एक्सप्लेनेशन मिसस्टेटेड तो नहीं है, उनके फिगर्स मिसस्टेटेड तो नहीं है, ये हम देखेंगे मेजरमेंट में। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैज बीन मेजर्ड कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, एनी एडजस्टमेंट सच एज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हैव बीन करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड एंड अकाउंटेड फॉर। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। नेक्स्ट है सेल्स से रिलेटेड एग्जांपल है हमारा, सेल्स आर recorded correctly in the books based on the invoices, discounts have been properly adjusted or accounted for। तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड हो गया। अब हम डिस्काउंट नहीं हटाते तो फिर वो सेल्स बिना डिस्काउंट के दिखाना तो करेक्ट नहीं रहता, तो इसलिए मेजरमेंट ऐसे है कि आपने जो कैलकुलेशन करी है वो एक्यूरेटली करी है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में क्या आ जाता है, दिस असर्शन इज कंसिडर्ड टू डिटरमाइन दैट disclosures are complete and accurate and presentation is accordance with the financial reporting framework। अब इसमें क्या देखना होता है कि जो डिस्क्लोजर है वो सारे कंप्लीट और एक्यूरेट है, मतलब जो सारे डिस्क्लोजर्स आपको करने थे वो आपने करें कि नहीं और एक्यूरेटली करें कि नहीं। और प्रेजेंटेशन का मतलब है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन है कि नहीं। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, transactions have been classified and presented fairly in the financial statements, transactions are appropriately segregated and disaggregated। मतलब जो ट्रांजैक्शंस है, जो आपने सारे हेड्स ऑफ बैलेंस शीट है या जो आप फॉर्मेट बनाते हो पूरा प्रॉपरली आपने हर चीज को सेग्रीगेट करा है, डिसेग्रीगेट करा है, सब हेड्स आपने प्रॉपरली एक प्रेजेंटेशन बना के दिया है। और डिस्क्लोजर्स में क्या आ जाता है हमारा, डिस्क्लोजर्स में आ जाता है the disclosures that are most susceptible to material misstatements are those that require significant judgment and qualitative assessments। अब जो सारे disclosures जो susceptible होते हैं material misstatements के लिए, मतलब वो उनमें material misstatement होना बहुत ज्यादा prone होते हैं वो material misstatement के लिए, तो उनमें क्या होता है क्वालिटेटिव जो असेसमेंट होता है और जो जजमेंट होता है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। नेक्स्ट है audit teams assess the completeness and accuracy of disclosures by determining that disclosures provide information in a manner that does not materially omit, distort or mislead the user. The description, disclosure of the transactions are relevant and easy to understand। मतलब जो आपने सारे डिस्क्लोजर्स करें उनकी एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और डिस्क्लोजर जो है वो ढंग से अच्छे से लैंग्वेज में होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए वो। तो इसमें वेरियस डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं, कंपनी शैल डिस्क्लोज नोट्स टू एडिशनल रिगार्डिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो इसमें सैलरी एंड वेजेस और ये सब मतलब डिफरेंट टाइप के डिस्क्लोजर्स दे रहा है। अब हम बैलेंस शीट के जो कैप्शंस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आता है, जो हमारा शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनती है उसमें सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड आता है। और नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें हमें चेक करनी होती है। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले चेक करना होता है एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल एज एट द पीरियड एंड, मतलब जो हमारा शेयर कैपिटल का एग्जिस्टेंस है, हमने कुछ शेयर अगर इश्यू करे हैं, कुछ अगर शेयर हमने बाय बैक करे, जो भी हमारा जो प्रोसेस हुआ है वो एक फाइनल आपको पीरियड एंड पे एक जो पूरा साल का जितना भी इफेक्ट है वो आपको दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारा जो कंप्लीटनेस की, जो सारे हमारे इश्यू हुए हैं शेयर, जो सब कुछ हमने किया है पूरे साल में वो आ रहा है कि नहीं, मतलब पूरे साल का नहीं, नेट इफेक्ट उसका, जैसे शेयर्स हमने इश्यू भी करे होंगे, बाय बैक भी करे होंगे, जो हमारा नेट अब पूरे साल के बाद जो अब पोजीशन है
बैलेंस शीट में पोजीशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं ना, तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कितना शेयर कैपिटल है, ये कंप्लीट है कि नहीं, मतलब जो प्रॉपरली हमने रिकॉर्ड करा है, जो अभी हम दिखाना चाहते हैं वो कंप्लीट है कि नहीं। नेक्स्ट है जो शेयर है उनकी वैल्यूएशन सही है कि नहीं, वो सही से वैल्यू हुए हैं कि नहीं। अब सबसे पहले उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगते हैं, टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथराइज्ड, इशूड एंड पेड अप टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम टैली करेंगे, पिछले साल से देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट है in case there is no change during the year, obtain written confirmation representation from the company secretary that there were no changes to the entity's capital structure during the year। अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो हम एक रिटर्न कंफर्मेशन लेंगे CS से, जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होगा उससे हम एक रिटर्न कंफर्मेशन लेंगे। और नेक्स्ट है in the case there is any change, verify whether the paid up capital as at period end is within the limits of the authorized capital. Authorized capital should be verified by examining MOA। अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कैपिटल्स कई टाइप के होती हैं, जो शेयर कैपिटल में होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है, एक थ्रेशहोल्ड होता है, एक लिमिट होती है कि इतनी कैपिटल कंपनी के पास है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपीज फॉर लाइक 10 रुपीज पर शेयर, तो 50,000 शेयर्स हो गए। तो उन्होंने ऑलरेडी 30,000 शेयर इशू कर लिए हैं, मतलब उनके पास ऑलरेडी 3 लाख इशूड कैपिटल है। अगर वो अब नेक्स्ट 25,000 शेयर्स और इशू कर दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल जो MOA में लिखी हुई है वो तो आपने 5 लाख लिखी हुई है, पर आप ज्यादा इशू कर रहे हो। अब आप 20,000 ही इशू कर सकते हो, ना कि 25,000। तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ऑल्टरेशन कर सकते हो MOA में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लॉ में कि MOA में कैसे ऑल्टरेशन हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स है उसका। तो अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो MOA में कुछ चेंज हुआ है या फिर जैसा भी है ऑथराइज कैपिटल, ये देखना होगा। नेक्स्ट है अब हम ऑब्टेन करेंगे जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं ऑफ रेलेवेंट रेजोल्यूशंस पास्ड एट द मीटिंग। अब जो सारी मीटिंग में जो रेलेवेंट रेजोल्यूशंस पास हुए होंगे उनकी कॉपीज देखेंगे ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, ऑथराइजिंग द इंक्रीज डिक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल इफ रिक्वायर्ड, और पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जो हम सारे रेजोल्यूशन पास होंगे वो सब देखेंगे। नेक्स्ट है in case of fresh issue made in the current year, check whether the compliance of Companies Act 2013 with the regard to return of allotment, minimum subscription, minimum application, money to be collected, maintenance of separate bank account and payment of underwriting commission as per section 40 etc। मतलब अगर हम फ्रेश इशू कर रहे हैं तो हमें सारे जो कंपनीज एक्ट 2013 के जो सारे प्रोविजंस है, जो सारे हमारे रेगुलेशंस या सारे जो जैसे प्रेस्क्राइब कर रखा है कैसे हम फ्रेश इशू करेंगे, क्या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सब कुछ हमें चेक करना होगा। हम लॉ में पढ़ते हैं ये सब चीजें, तो कॉर्पोरेट लॉ में, कंपनी लॉ में सब चीजें आती हैं। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे नो शेयर्स हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट पे जो शेयर्स इशू होते हैं वो फ्रेश इशू के लिए नहीं अलाउड होता है, आप नहीं कर सकते डिस्काउंट पे इशू शेयर्स। नेक्स्ट है check if shares are issued for cash or for consideration other than cash। अब कर सकते हैं other than cash, हम लोग इशू कर सकते हैं शेयर्स, बट उसमें क्या है, बैलेंस शीट में आपको स्पेसिफाई करना होता है शेयर कैपिटल वाले नोट्स में कि ये जो हमने शेयर्स दिए हैं ये फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, अंडर राइटर्स फॉर कमीशन पेबल टू देम एक्सेट्रा। मतलब इन लोगों को हम इस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले आप कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। अब जो सारे सेबी के रेगुलेशंस है, सारे गाइडलाइंस है, वो फॉलो हुए कि नहीं। नेक्स्ट है जो हमारे कॉपीज हैं उनको ऑब्टेन करना, वेरीफाई करना। जो हमारी सारी कॉपीज है, जो फॉर्म फिल करे होंगे इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA के साथ, और वेरीफाई द नंबर ऑफ सिक्योरिटी इशूड अलोंग विद द इशू प्राइस। मतलब फ्रेश इशू में ये सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट है अब फॉर्म जो SH7 है, नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ एनी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर्म PAS3 और मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड टू फिल द
file the return of allotment registrar, and Reserve Bank of India from FCGPR in case of foreign direct investment FDI or non-resident shareholder. अब next है in case there was increase in share capital, verify whether the company has accurately calculated the required fee and stamp duty payable to the MCA. अब जो इंक्रीज होगा शेयर कैपिटल में, अब क्या क्या वो हमें मैंडेटरी चीजें करनी पड़ती कंपनी को, वो कर रही है कि नहीं, उन्होंने जो सारी जो फीस है जो रिक्वायर्ड होगी और जो स्टैम्प ड्यूटी होगी जो पेबल होगी एमसीए को, दी है कि नहीं. तो इन सब चीजों से पता लगेगा ना कि एक्चुअली अगर उन्होंने शेयर कैपिटल ज्यादा दिखा रखी तो उन्होंने प्रॉपर प्रोसेस कर रखा है कि नहीं. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा शेयर इशूड एट प्रीमियम. अब कुछ शेयर जो होते हैं प्रीमियम पे इशू होते हैं. प्रीमियम का मतलब जैसे शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और हमने उसको इशू करा फॉर 12 रुपीज. अब ये जो 10 रुपीज है ये तो हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा, और जो 2 रुपीज है ये हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा. तो ये ऐसे हम इशू कर सकते हैं फॉर प्रीमियम. मतलब हमारे शेयर की कुछ वैल्यू है, हमारी कंपनी की वैल्यू है, तो हम अपने शेयर को फेस वैल्यू पे नहीं, हम उस पर प्रीमियम लगा के बेचेंगे, उस शेयर को हम प्रीमियम लगा के इशू करेंगे. इन केस ऑफ अ कंपनी हैज इशूड शेयर्स एट प्रीमियम दैट इज एट अमाउंट in excess of the nominal value of the shares, whether for cash or otherwise, Section 52 of Companies Act 2013 provides that a company shall transfer the amount received to premium to securities premium account and state the purpose for which the amount in case to can be applied. There is no restriction or conditions prescribed in the act for the issue of share at premium. मतलब shares at premium में कर सकते हैं, आप issue कर सकते हो premium पे. The provisions of this act relating to the reduction of share capital of a company shall apply to securities premium account where paid up share capital of the company. अब जो एप्लीकेशन होगा शेयर कैपिटल, जो हमने जो सारे प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में डाला है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो सारी चीजें गई है, अब उनको कैसे यूज करेंगे. अब सबसे पहले एग्जांपल से एक बार क्लियर कर लेते हैं. अब जैसे 10 रुपीज का हमारा शेयर है, हमने उसको 12 पे बेचा, 10 गए हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में और 2 गए हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम में. अब ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, हमने अगर प्रीमियम चार्ज कराया ना तो ये 2 रुपीज इधर ही जाने चाहिए, हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही डालना होगा इन 2 रुपीज को, ये कहीं और नहीं जा सकते. अब इसको जो यूज करने के तरीके हैं ये भी स्पेसिफाइड है, इनको कैसे यूज करना है. अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अब जो हमारे शेयर कैपिटल प्रीमियम जो भी हमने चार्ज करा है उसमें जो रिजर्व में पैसा गया है उसमें क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, उस रिजर्व को हम कैसे यूज कर सकते हैं. द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मे बी अप्लाइड बाय कंपनी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. अब ये सारे पर्पसेस के लिए अप्लाई हो सकता है. वो फर्स्ट है हमारा टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. अब बोनस शेयर्स इशू करने में हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 का हमने इशू करा, 10 गए हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में. नहीं, एग्जाम्पल ये लेते हैं जैसे हमारा जो फेस वैल्यू है शेयर का वो है 100 रुपीज प्लस हमने प्रीमियम चार्ज करा है 10. तो इसमें वेरियस कॉल्स होती है. तो एप्लीकेशन पे हमने मंगाए हैं पूरे 25, जिसमें 20 है इक्विटी और 5 है प्रीमियम. तो ये प्रीमियम में चला गया. फिर नेक्स्ट हमने 20, उसमें 20 में से 5 हमारा प्रीमियम में चला गया. मतलब नेक्स्ट भी हमारा अलॉटमेंट के टाइम भी हमने दिया 20 का शेयर. फिर हमारा गया फर्स्ट कॉल में भी 20, तो फिर 5 रुपये चला गया. फिर फाइनल कॉल हमने कर दिया बोनस. हमने 60 रुपीज अभी तक ले लिए हैं. अब बचे हुए जो 40 हमने यूज कर लिया, इसको इस रिजर्व को और रिजर्व्स को मिला के हम इसको बोनस इशू कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ कर सकते हैं. इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशंस पेड टू और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. अब जो
सारा डिस्काउंट अलाउड है, या डिबेंचर पे जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट है इन प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। सेक्शन 68 बायबैक, मतलब बायबैक में भी यूज कर सकते हैं। तो ये वेरियस यूजेस हो गए हमारे, एप्लीकेशन हो गई सिक्योरिटीज प्रीमियम की। अब जो सारी चीजें हमने देख ली कि क्या क्या कहाँ यूज कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो कंपनी हमें ये चेक करना होगा ऑडिटर को कि ये सारी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम इन्होंने जो इशू करा है, सिक्योरिटीज जो इन्होंने शेयर इशू करा है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आया है इनके पास, इन्होंने इन्हीं चीजों में यूज करा है ना इन्हें। मतलब अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं यूज हो रहा है तो वो इन्हीं सब चीजों में हो रहा है, या फिर वो किसी और चीज में यूज हो रहा है जो एप्लीकेबल नहीं है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते उन तरीकों से। अब नेक्स्ट है prescribed class of companies are permitted to allow securities premium account. The securities premium account may be applied to such class of companies as may be prescribed whose financial statement comply with the accounting standards for such case of companies under the section 133. In paying up unissued equity shares of the company to be issued to the members of as fully paid bonus shares. और next है इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड अप, वही सेम। नेक्स्ट है हमारा फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, मतलब जो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल जो हमारे एएस हैं उनसे जो कंप्लाई करते हैं, जो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अपने एएस के हिसाब से बनाते हैं, उन कंपनीज के लिए ये सब अप्लाई होगा। अब ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई वेदर द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स इफ एनी has been transferred to securities premium account। सबसे पहले अब अगर उन्होंने 10 रुपए को 12 रुपए में अगर शेयर इशू करा, 10 रुपए का फेस वैल्यू 12 रुपए में करा, तो ये जो 10 रुपए हैं ये इक्विटी शेयर में जाएंगे, और ये जो 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा रहे हैं कि नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, ये चेक करना है सबसे पहले। नेक्स्ट है whether the application of any amount out of the securities premium account is only for the purposes mentioned above। जो हमने पहले पढ़ लिए, जो ऊपर हमने एप्लीकेशंस देखे, उन्हीं में यूज हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम या कहीं और भी यूज कर रखा है। अब नेक्स्ट है हमारा शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। अब जो शेयर्स हैं वो इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट पे कैसे इशू होते हैं, जैसे फ्रेश इशू के लिए तो डिस्काउंट अलाउड नहीं है, पर किन किन चीजों के लिए डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट है अ कंपनी शैल नॉट इशू shares at discount except in case of issue of sweat equity shares given under section 54 of companies act 2013। मतलब sweat equity shares हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है कंपनी को, जो एम्प्लॉयज को कंट्रीब्यूशन के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं, वो एट अ लो प्राइस मिलते हैं। मतलब जैसे अगर कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो फॉर एग्जांपल 120 है, तो हो सकता है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने, और उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो वो हो सकता है अपने जो एम्प्लॉयज हैं उसको वो दें फॉर 80 रुपीज। तो ऐसे वो स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और बाहर वालों से वो प्रीमियम चार्ज करेंगे क्योंकि उनकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू 120 है, तो वैसे तो नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो इसलिए इनको फायदा होता है कि 80 में इनको 120 का शेयर मिल जाता है। ऐसे होता है स्वेट इक्विटी। तो ये इसलिए देती है कंपनी ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको थोड़ा सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिले, मतलब हाँ कि कंपनी के लिए हम काम करते हैं तो हमें कंपनी कुछ तो प्रोवाइड कर रही है, हमें कंपनी उसके खुद के शेयर्स दे रही है। नेक्स्ट है हमारा एनी शेयर इशूड बाय अ कंपनी एट डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। अब कोई भी कंपनी अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करेगी शेयर, वो वॉइड होगा एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। नेक्स्ट है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शंस 1 and 2, a company may issue shares at the discount its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of in any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines with directions or regulations specified by the Reserve Bank of India अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। मतलब जो सारी कंपनीज है वो ऐसा भी कर सकती है। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है जो हमने ऊपर पढ़ा
उसको विथस्टैंड नहीं करना, मतलब उसको ना मानते हुए हम ये बोल रहे हैं कि जो कंपनीज एक्ट ये बोल रहा है कि जो सारे इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू हो सकते हैं डिस्काउंट प्राइस पे, इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं डिस्काउंट प्राइस पे टू क्रेडिटर्स, जहां पर या तो आपका कोई स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान है या फिर आप जो रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं डेट स्कीम की, इसलिए आप इशू कर सकते हो अपने क्रेडिटर्स को इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे। मतलब फॉर डेट, अगर फॉर एग्जांपल जैसे 5 लाख की डेट है और कंपनी चाहती है कि ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए फॉर डिस्काउंट, तो वो बोल रहे हैं कि तो जैसे उनका 100 का शेयर है तो वो 80 में दे रहे हैं, तो इस तरह से हो जाता है डिस्काउंट, मतलब वो डिस्काउंट में दे रहे हैं अपने शेयर्स, उनकी वैल्यू ज्यादा है, तो इस तरह से डेट की रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। नेक्स्ट है वेयर एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, सच कंपनी and every officer who is in default shall be liable to a penalty which may extend to an amount equal to amount raised through the issue of shares at a discount or 5 lakh rupees। मतलब अब पेनल्टी देख लेते हैं इसमें। तो जो पेनल्टी है फॉर ऑफिसर है, या तो जो अमाउंट उन्होंने रेस करा है, अमाउंट रेस्ड, और 5 लाख, और जो कंपनी के लिए है, कंपनी शैल ऑल्सो बी लाइबल टू रिफंड ऑन मनीज रिसीव विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। अब जो कंपनी के लिए पेनल्टी है वो है कि जो सारी रिटर्न ऑल मनीज और जो आपके जो मनीज है उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum from the date of issue of such shares, from the date of issue of such shares। ये हम लॉ में भी पढ़ते हैं, सेम ग्रुप 1 में लॉ में भी आता है ये। तो अब ऑडिटर को क्या चेक करना होगा इसमें? ऑडिटर को चेक करना होगा कि जो मूवमेंट इन द शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर विच एवर देयर इज एनी इशू, मतलब अगर एनी इशू है, he should verify that company has not issued any of its shares at discount, मतलब उसको देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट पे तो नहीं इशू करी इन्होंने, by reading the minutes of the meetings of its directors and shareholders authorizing issue of shares capital and issue price। जो भी सारी इशू प्राइस है, शेयर कैपिटल जो इन्होंने ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर ही इशू करा है कि नहीं, ये सब देखना है। Further, auditor should also verify that whether the company has issued shares at discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory regulation, plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulations specified by Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। मतलब हमें ये चेक करना है कि अगर उन्होंने क्रेडिटर को इशू भी करें इक्विटी शेयर्स तो वो आरबीआई के हिसाब से तो है, और बैंकिंग रेगुलेशंस के हिसाब से मतलब आरबीआई या बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से है कि नहीं। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।